और उसके बाद भी मैं कहता हूँ हरियाणा में हो क्या रहा है। लब्बो-लबाब क्या है मलिक साहब कि आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? देखिए लब्बो-लबाब ये है, मैं ये महसूस करता हूँ कि इससे पार्टियों की प्रतिष्ठा डाउन होगी, हमारी प्रतिष्ठा डाउन होगी, नुकसान होगा लोगों के दिल से। नुकसान आपको ज्यादा होगा या बीजेपी को? ये देखिए नुकसान तो ये तो समय बताएगा किसको ज्यादा होगा। आज इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन आम आदमी बहुत दुखी है। आपने 3 बातें कही अपनी बातचीत में। आपने कहा कि जब आप गठबंधन कर रहे थे 2-2.5 महीने आप बाकायदा दुकान लगाकर दुकान खोलकर बैठे हुए थे, जनता की भावना के अनुरूप ये गठबंधन हुआ था। आज जब गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया है किसी भी वजह से, तब बीजेपी के नेता इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अब जनता की भावना के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। जनता की भावना अब ये है कि हम हजका को मुख्यमंत्री का पद और 45 सीटें नहीं दे सकते। एक आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप शादी कर लें और शादी के बाद टांग टूट जाए। अनिल विज साहब का बयान ठीक इसी भाषा में आया। उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन किया है, कोई शादी नहीं की है जो हमें उम्र भर निभाना पड़े। तीसरा आपने कहा आप उस परंपरा के हैं कि रघुकुल रीत सदा चलाई, और इस पर भी बीजेपी के नेता आपको घेर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुलदीप ने भी कहा था कि वो संन्यास ले लेंगे, लेकिन कुलदीप ने भी उस सिद्धांत को नहीं अपनाया, संन्यास नहीं लिया। ये जो दिलों के गठबंधन का हाल है ये कब तक चलेगा? आप लोग कब तक स्थिति साफ कर लेंगे कि अब हम गठबंधन के साथ हैं, नए फॉर्मूले के साथ हैं, या हम साथ नहीं चल सकते? क्योंकि आप खुद ये जानते हैं कि पिछले 1.5-2 महीनों में सबसे ज्यादा बात अगर किसी विषय पर हुई है तो वो गठबंधन को लेकर हुई है। मैं आपको एक चीज बताऊं, और आपने तो पीछे अभी गुड़गांव में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने तो बकायदा हाथ जोड़ के कहा था भाई लोगों फैसला कर दो, इतनी देर क्यों कर रहे हो, इस तरीके से क्यों लटका रहे हो, क्यों ह्यूमिलेट। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बड़ी ध्यान से सुना और आपकी बेबसी नजर आ रही थी। बेबसी के साथ साथ आप कहीं ना कहीं इस स्थिति में थे क्योंकि ना आगे जाने की स्थिति है ना पीछे रहने की स्थिति है। दूसरे विकल्प भी हो सकता है, आप अगर ये देखना चाहें तो उनका समय भी निकल जाएगा। ये देखिए साहब, आपने भी अल्टीमेटम ही दिया था एक तरीके का, आप बढ़ाते जा रहे हैं उस अल्टीमेटम को। मैं आपको बताऊं, राजनीति में विकल्प तो बहुत होते हैं। ऐसा भी हिंदुस्तान के एक प्रदेश में हुआ था जहां एक ही एमएलए था, वही चीफ मिनिस्टर बन गया था। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, विकल्प तो हमेशा रहते हैं, लेकिन हम अपने माथे पर वो स्टिग्मा नहीं लगवाना चाहते कि ये धोखेबाज हैं। हम धोखेबाज अपने आप को नहीं कहलवाना चाहते। हमारी कुर्सी जाए साहब, सेम चीज आप कब तक इंतजार करेंगे? अगर बीजेपी गठबंधन तो नहीं, सेम चीज हमने बता दिया है, इशारा कर दिया है, हजका तय कर लिया। आप की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के इशारे का इंतजार है। ये देखिए, मैं तो कहता हूँ वो जो चाणक्य नीति की बात है ना कि भाई श्याम दाम दंड भेद, चाणक्य ने ये कभी नहीं कहा श्याम दाम दंड भेद और बेईमानी धोखाधड़ी, दो उसमें चीजें और भी मिला सकते थे चाणक्य जी, लेकिन उन्होंने केवल 4 बात कही। हम उन चारों के बारे में तो सोच सकते हैं कि राजनीतिक आदमी ये सोचता है कि भाई पहले समझाओ लोगों को, ना मानने तो फिर उनको रिश्वत दो, दाम दो, फिर भी ना माने तो दंड दो, दिखाओ सारो हम भी जीत के तो ये कर देंगे, और फिर भी ना माने तो उनमें डिवीजन कर दो, भेद कर दो। लेकिन ये नहीं कहा कि भाई किसी को धोखा दो, किसी को बेईमानी करो और ठग लो, ऐसा नहीं। हम आज भी उसी पर कायम हैं, लेकिन हम पिछले इतिहास को देखते हुए जो लोकसभा हमारे साथ हुआ कि हमें सोनीपत से सिरसा पहुंचा दिया, अब हम सिरसा नहीं जाना चाहते। मेरा मतलब कहने का ये है, हम 90 की 90 सीटों पर तैयारी किए हुए हैं कि भाई हमें कहीं भी कोई 45 दो, हम उसी पर चुनाव लड़ लेंगे, वी डोंट माइंड। जब हम सिरसे के लिए तैयार ही नहीं थे, बिल्कुल हमने तो उम्मीदवार भी उधार लिया। गठबंधन में ये था कि वो जो 2 सीट दे देंगे वही आप ले नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं, ऐसा कोई पहले बीजेपी ने आप पर ये थोपा कि 8 और 2, फिर सीट भी उनकी ही मर्जी की आपने स्वीकार की। नहीं, आपको लगता है कि करनाल अगर होती आपको तो करनाल निकाल लेते आप? 100% निकालते। और हमारे साथ ये था, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ, डॉक्टर इंदौरा कांग्रेस पार्टी में थे। डॉक्टर इंदौरा मेरे साथ एमपी कहा है कि इंपोर्ट किया था, वो इंपोर्ट किया, ये खुली बात की बात नहीं। हमारी मजबूरी ये थी कि हम गठबंधन रखना चाहते थे।
हम जनता के सामने अपने आप को ये तो कह सकते हैं कि हम ठगे महसूस करते हैं, लेकिन हम ठगना नहीं। बैकफुट पे हो गए थे मलिक साहब, आपका मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही था। फॉर एग्जांपल, आप किसी से आपका संबंध हुआ, गठबंधन हुआ, इसको शादी कर लो अगर उस तरीके से, ये पाबंदी थोड़ी लगा सकते हैं। साहब शादीशुदा नहीं, उनको पता नहीं। उनको ये आप पर ये आप पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? आप किससे मित्रता करें ना करें ये तो आपकी स्वतंत्रता है। ये किस कैंडिडेट को खड़ा करें ना करें, देखो, अगर उसी वक्त आपने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया होता, उस वक्त ऐसी क्या मजबूरी आई थी कुलदीप जी एकदम बैकआउट कर गए? ये देखिए जी, कोई नहीं आई। मैं आपको बताऊं, कुलदीप जी ने मुझे टेलीफोन किया कि जी सुबह ही हमने विनोद शर्मा को ज्वाइन करवाना है, उनको करनाल से लड़ाना है। मैं उन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप आ जाओ। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दिया था, मीडिया को मैसेज आया था। 8 बजे उनका टेलीफोन आ गया कि अंकल जी उसमें आने की जरूरत नहीं है और ये डेवलपमेंट होगी। बीजेपी की तरफ से इनकार हो गया और हम उनको विनोद शर्मा जी को धोखा नहीं देना चाहते, उनको ज्वाइन करवा लें, सीट ना दें। मैंने कहा ठीक है, किसी कीमत पर भी नहीं। मैं आपको परसों की बात बताता हूँ। परसों हमने सुभाष बत्रा को ज्वाइन करवाया रोहतक। कल जसवंत सिंह जो एक्स मिनिस्टर थे हिसार से, उनको ज्वाइन कराना था। मैंने कुलदीप जी से बात की परसों सुभाष बत्रा जी को ज्वाइन कराने के बाद। मैंने कहा उसको जो कल ज्वाइन करवाना है जसवंत सिंह, उनको टिकट भी देनी है कि नहीं? कुलदीप जी ने कहा अंकल जी सर्वे करवा लें, वो जीत सकते हैं नहीं नारनौल से। मैंने उसी वक्त जसवंत सिंह जी को टेलीफोन किया। मैंने कहा आप अगर ज्वाइन करें तो अनकंडीशनल करना, आपकी टिकट पक्की नहीं है, कभी बाद में जवाब दो। मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि वो राजनीति जो आज से बहुत समय पहले थी वही करें, हम झूठ की राजनीति ना करें। कोई फायदा नहीं है, हम एमएलए एमपी बन जाएं, वजीर भी बन जाएं, लोग हमें गालियां देते रहें। मलिक साहब, उससे बढ़िया झूठ की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, झूठ की राजनीति तो मैं कहता हूं, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लूं, वो सारे मेरे को मार देंगे, ठीक है, लेकिन आप सारा हरियाणा देख रही है आपके साथ। मैं कहता हूं सारा हरियाणा देख रहा है। जनता जनार्दन शीशा है, वो सब देख रहे हैं क्या कौन झूठ की राजनीति कर रहा है। मेरे लिए ये बात कहना उचित नहीं होगा। जब आपने ये कह दिया मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, बहुत तजर्बेकार हूँ, मुझे फंसा क्यों रहे हो? नहीं, हम तो आपके साथ कोई बात जानना चाहते हैं कि आपके साथ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी की राजनीति करना चाहता है, बता दिया, आज भी समाज में उसी तरह का उदाहरण पेश करना चाहता है, लेकिन वो भी इस बात से डरता है कि कुछ लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वो कौन है? ये देखिए, ना डर नहीं रहा, मैं डर नहीं रहा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं उस भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दूं जो आज की राजनीति की भाषा है। सब लोग समझते हैं कौन क्या कर रहा है। आज का जिस ढंग से ड्रामा हो रहा है, आज अगर सच्ची पूछो, लोगों का राजनीतिक पार्टियों से विश्वास उठ गया। इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। हमने 2 महीने में अंदाजा लग गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गलत आदमी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, और हमने 2 महीने में ही उससे रास्ते जुदा कर लिए थे। इन लोगों को 10 साल में पता लगा। देहात की बहुत पुरानी कहावत है कि भाई चावल रंधे हैं कि नहीं, 2 चावल निकाल के देख लो रंध गए। इन्होंने सारे चावल खा लिए और बाद में कहा ये तो रंधे हुए नहीं थे। 10 साल में पता लगा इन लोगों को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गलत है और ये कांग्रेस की सरकार गलत है, और आज उनको बड़े आदर के साथ जिस पार्टी में वो जाएं वही ले लेते हैं। मलिक साहब, जितनी भी बातें हमने की हैं, गलत है मलिक साहब, वो ज्यादातर बातें तकरीबन इतिहास हैं, क्योंकि कई बार हो चुकी हैं। हम ये जानना चाहते हैं 14 का चक्रव्यूह में आपसे बहुत साफ तौर पर कि फिलहाल क्या स्थिति है। आज शाम को गठबंधन टूटने का ऐलान था, ऐसा कहा जा रहा था, फिर आपकी बैठक रद्द हो गई, फिर यह भी अपडेट आया कि अमित शाह जी से मुलाकात कुलदीप बिश्नोई साहब की हो चुकी है। देवीलाल बिश्नोई इंडिया न्यूज हरियाणा से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अब हम आगे तय करेंगे। क्या कोई नया फॉर्मूला उसी तरह लिखित तौर पर आपके सामने रखा गया, नहीं रखा गया? इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि तमाम आलोचक विश्लेषक ये कहने लगे हैं
कि बहुत मजबूर हो चुकी है हरियाणा जनहित कांग्रेस और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। देखना जो विकल्प बीजेपी की तरफ से आएगा वो इसको मान लेंगे, क्योंकि मान लेना मजबूरी है। ये देखिए, मैं बताऊं, अमित शाह जी से कुलदीप जी की बैठक कल रात को हुई है और वो ठीक ढंग से बैठक हुई, सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और मैं समझता हूं उसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आज की बैठक कल ही स्थगित कर दी गई थी कि आज कोई बैठक नहीं होगी। जब अमित शाह से मिलना हो गया, उन रात को हो गया था। उसके बाद कुलदीप जी बाहर चले गए आउटसाइड दिल्ली। मेरे पास आज 11:13 पर कृष्णपाल गुर्जर साहब का टेलीफोन आया कि कुलदीप जी का टेलीफोन नहीं मिल रहा और उनसे आप ये कहो वो मेरे से बात करें जी, क्योंकि उनको इनविटेशन देना है कैथल की रैली का। ठीक है, आज सुबह 11:13 हाँ, लिख लो आप, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल पर, मैं दिखा दूंगा। आप मैंने ये साइलेंट पर रखा हुआ है। ठीक है। तो फिर मैंने उनको कहा मैं बात देखता हूँ। उनका साइलेंट, क्योंकि वो ट्रेवलिंग में थे। मैंने उनके पीए से बात की। पूरा देश चलाने वाले लोग, एक प्रधानमंत्री ने आना है, कार्यक्रम इतने दिनों से पहले नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी तय हो जाता है किस गेस्ट को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, लिस्ट बनती है, वही बात है, तमाम सारी चीजें होती हैं। आज 3 बजे प्रधानमंत्री ने कैथल पहुंचना है। तत्कालीन अध्यक्ष थे जो आज भी चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे। 11:15 बजे 3 बजे पीएम ने पहुंचना है और 11:15 बजे फोन करके गठबंधन के इसके पीछे आपको क्या महसूस हुआ? ये देखिए, मैं आपने कहानी कुछ मुझे ये देखिए, मैंने वो भी बताऊंगा जो मैंने कहा। मैं ये आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि ये आप, क्योंकि आप चैनल में बहुत आपके से सारे हिंदुस्तान में आपकी खबरें जाती हैं, आपसे मैसेज लोगों को पहुँचते हैं, आप लोगों का माइंड बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चैनल के कोई मायने नहीं होते, हम खूब समझते हैं। कृष्णपाल गुर्जर साहब ने जब मुझे टेलीफोन किया और किसी के टेलीफोन से था, उनके टेलीफोन से नहीं था। उन्होंने कहा भाई साहब कुलदीप जी टेलीफोन नहीं उठा रहे, उनका टेलीफोन नहीं मिल रहा, आप उनको इतला करें कि मेरे से बात करें। मैंने कहा क्या बात है कि ऊपर से मुझे आदेश हुए हैं कि उनको इनवाइट करो। मैंने पीए से बात की, उन्होंने कहा जी वो शाम के 6:30 बजे की फ़्लाइट से आएंगे, वो दिल्ली से बाहर हैं और वो हो सकता है उस टाइम फ्लाइट में हो, टेलीफोन मोबाइल काम नहीं करता। मैं कंप्लीट कर दूं, लेट मी कंप्लीट। तो उसके बाद मैंने कृष्णपाल जी को कहा, माँ कृष्णपाल जी लड़की के फेरे होने लग रहे और उस टाइम कार लेकर आओ भाई। आप ऐसे ही बोला आपने? ऐसे ही शब्द बोले। मैंने कहा लड़की के फेरे होने लग रहे हैं, कोई किसी को कहे यार इस शादी में आपका भी इनविटेशन है। मैंने कहा कैसे पहुंचेगा वो? अगर वो यहाँ भी होता, वो यहाँ नहीं है, वो शाम को आएगा। अगर यहाँ होता, वो अपने फार्म हाउस से कैथल तक मिनिमम 3.5 घंटे का रास्ता, अगर जाम ना हो तो, और वो वहाँ नहीं पहुँच सकता उस टाइम पे। मैं रास्ते में था, मेरे पास मेरे घर से टेलीफोन आया कि टीवी पर ये आने लग रहा है, कुलदीप जी की कुर्सी लगी हुई है। मैंने कहा चलो इसका ये अच्छी बात है, इसका मतलब उन्होंने रिस्पेक्ट दी और वो उसको हम तस्लीम करते हैं। मलिक साहब ये अच्छी बात तो है, लेकिन क्या इस अच्छी बात में भी बीजेपी राजनीति कर गई? नहीं, राजनीति मैसेज चला जाए। ये देखिए, जब आप खुद कह रहे हैं राजीव कि इस न्योते का क्या मतलब है जिसमें जी, वो मेहमान पहुंच नहीं सकता, उसकी कुर्सी लगाकर आप दिखा रहे हैं कि हम आपको बुलाना चाह रहे हैं, ये क्या है? राजीव जी, यही बात मैं कह रहा हूँ। जब इस बात को हम इतनी दूर बैठे हुए देख रहे हैं, वही बात है, जनता जनार्दन तो भगवान का रूप है प्रजातंत्र में। उन लोगों को पता है ये क्या है, वो लोग फैसला करेंगे। कुलदीप जी ने बार बार कहा है अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो हरियाणा की जनता निर्णय करेगी।